गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के मॉडल सेट है जो आपका सोशल साइंस है सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। SST मतलब सोशल साइंस ये है। उसके बाद आपका मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो 50 का रहेगा एंड टाइमिंग आपका 2.5 घंटे के रहेंगे, ठीक है। और ये सोशल साइंस जो है ये आपका सेट 1 है, ओके ना। सेट 1 है जो टर्म 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका जून 16 से 30 जून के बीच में एग्जाम जो होने वाला है उसी से संबंधित क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। इस चैनल पर आपको तीन सेट जो है हर सब्जेक्ट का मिलने वाला है। अगर आपको ये तीनों का तीनों सेट और तीनों सभी सब्जेक्ट का लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल आंसर के साथ और समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। रहा हमारा सोशल साइंस और सेक्शन ए में हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। तो हम जानते हैं पुर्तगाल सबसे पहले आए थे जो वास्को डी गामा है। तो सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र में आए थे। तो आंसर हो जाएगा कालीकट। याद रखेंगे किस क्षेत्र में, कालीकट। ये बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी। तो आंसर हो जाएगी बंगाल के बैरकपुर गांव से ही शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, नहीं क्रांति भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो इसके लिए आपको ऑप्शन जो है अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे, जो आपको जो आता है वही आंसर का मतलब वही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट है सती प्रथा दूर करने का श्रेय किससे मतलब किन्हें मिला। सती प्रथा दूर करने का श्रेय जो है ये लास्ट मोमेंट में किसको मिला था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किनको मिला था, लॉर्ड विलियम्स मतलब कि बेंटिक को मिला था, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें क्या बोला। थर्ड नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया है। ये चीज़ें आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट है झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो झारखंड में जो अभ्रक का उत्पादन है ये कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में होता है, ठीक है। याद रखेंगे इस जिले में झारखंड के अंदर। और इसमें अतिरिक्त क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश का सही क्रम बताइए, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादन होता है इसको क्रमित करें, ठीक है। यानी कि सबसे पहले विश्व में चीन में होता है, उसके बाद सेकंड स्थान पर भारत, चौथा पर जापान और फोर्थ नंबर पर आते हैं श्रीलंका। तो ये विश्व के सबसे बड़े चावल उत्पादक देश में से सबसे पहले चीन, भारत, जापान और श्रीलंका है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन करा, अब 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन तक हमें करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया जा रहा है जो आपको मतलब अगर ये नहीं आता तो वो आपको देने होंगे, ये सोचकर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जा रहा है। आगे यहाँ पर विश्व का जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व का जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको याद करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था। तो मैं बता दूँ यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो है ये सरकार द्वारा कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुआ है। जिस साल नरेंद्र मोदी जी जीते थे अपने प्रधानमंत्री पद पर और गांधी जी की जयंती पर मनाया गया है, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 से। याद रखेंगे ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें बोला है कानूनन लड़कों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई। देखिए कानूनन मतलब कि लड़कों का उम्र जब उनकी शादी की जाती है तो उनका उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स, और लड़की की होनी चाहिए 18, ठीक है। तो यहाँ पर 21 ईयर्स के अगर लड़के हैं तो उनकी शादी आराम से हो जाएगा। अगर 21 से कम है तो उनकी जो है हो सकता है उनकी केस कराया जा सकता है, कहाँ पर मतलब कि उनको इसके लिए भी नियम होता है, कानून होता है जो संविधान के अंदर ऐसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर, जो सेक्शन बी में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी अतिरिक्त प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे, यानी भारत का कपड़ा विश्व भर में आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों थे, फेमस क्यों थे, रीजन क्या है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध तो थे ही, यहाँ के मसलिन यानी कि मलमल जिसको बोलते हैं, ठीक है, अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। दूसरी बात, कालीकट के निकट क्षेत्र से प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए क्योंकि ये भारतीय कपड़े अपने छपाई छीन डिजाइन के लिए भी विश्व भर में फेमस थे। बस यही रीजन था
कि ये लंबे समय से क्या करते थे, कपड़े का व्यापार करते थे और इनकी कपड़े गुणवत्ता और बारीकी कारीगर वाले होते थे, जिस वजह से वो पूरे विश्व भर में फेमस थे। बस यही रीज़न है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर इतना ही याद करना है और इतना लिखना है, ठीक है। आपको पक्का जो है आंसर 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, जामदानी क्या होता है, यानी जामदानी क्या है। तो चलिए इसका भी आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर बोला है, जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है, ठीक है, बारीक मलमल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिया है, जिस प्रकार यानी जिस पर क्या लगा हुआ रहता है, बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह, जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं, और जिसका रंग प्रायः जो है वो कैसा होता है, सलेटी और सफ़ेद होता है। बुनाई में सूती और जैसे यहाँ पर सोने के धागों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी को जामदानी कहते हैं। यानी जामदानी एक तरह का बारीकी और मलमल सजावटी, जिसमें सजावटी करघे मतलब करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं, और सोने के धागे से जो रंग होता है सलेटी और सफ़ेद होता है, बुनाई में इसका प्रयोग किया जाता है। बस यही है जामदानी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन इसमें बोला 1857 ईस्वी में विद्रोह के कोई 2 परिणाम बताएं। जो 1857 में क्रांति हुई थी ना, इसमें क्या परिणाम हुआ था युद्ध के बाद, इसको बताएं। इसका आंसर हो जाएगा जैसे हम विद्रोह के 2 परिणाम बताएं, तो इनमें से हो जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के 2 परिणाम है। वो कौन कौन से परिणाम है। पहला है, कंपनी के शासन का अंत तो हो गया तथा भारत में जैसे यहाँ पर दिया है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का शासन लागू हो गया। दूसरा परिणाम है जैसे यहाँ पर दिया है कि भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या तो बढ़ा दी गई और तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज सेना के हाथों में रखा गया, और भारतीय सेना का विश्वास कम किया जाने लगने लगा। तो कहने का मतलब है जो 1857 में विद्रोह हुआ, इसका परिणाम तो एक था कि कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत में ब्रिटेन के पार्लियामेंट का शासन लागू हो गया। दूसरी है, भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या तो बढ़ा दी गई, तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज सेना के हाथों में रखा गया, जिससे भारतीय सेना का विश्वास जो है कम किया जाने लगा था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है जैसे ज्योतिबा फूले कौन थे। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले कौन थे। तो आंसर हो जाएगा समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले का स्थान सबसे अग्रणीय था, यानी कि आगे थी। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा बल दिया, यानी लड़कियों पर शिक्षा का बल दिया, और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए और महिलाओं को शिक्षा के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया कि समाज का विकास बिना लड़की को उचित शिक्षा दिए संभव नहीं है। यानी ज्योतिबा फूले एक ऐसे महान थे जो लड़कियों की दशाओं को या महिलाओं की दशाओं को सुधारने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती हैं। वो लड़कियों को शिक्षा के लिए बल दिया, और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल भी खोले गए, और महिलाओं को शिक्षा के द्वारा इस बात के लिए वो प्रेरित करते थे समाज में कि विकास समाज तभी बन पाएगा जब लड़कियों को उचित शिक्षा दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे विकास जो है समाज विकास नहीं हो पाएगा। ये समझाती रही। तो बस यही ज्योतिबा फूले यही थी, और आपको ये इनके बारे में लिखना है, ठीक है। अगर आपको इनके बारे में नहीं मालूम तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है, आप इसे चुन सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे, ठीक है। यानी कि परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में जातीय पूर्वाग्रह को त्यागने का आह्वान भी क्या करते थे। कहने का मतलब परमहंस मंडली में जो सदस्य गुप्त बैठक करते थे वे क्या करते थे, भोजन और स्पर्श जैसे विषयों पर वो परंपरागत जातीय नियमों का पालन भी नहीं करते थे। दूसरे, उन्होंने सामाजिक जीवन में जातीय पूर्वाग्रहों को त्यागने का आह्वान भी करते थे। ये रीजन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन इसमें बोला आखनन किससे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से, आखनन किससे कहते हैं। या दूसरी इसमें अगर आखनन आपको नहीं आता तो इसमें ऑप्शन रहेंगे, जैसे यहाँ पर दिया जैव ईंधन क्या है, इसका उदाहरण दे। तो चलिए दोनों का आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से खोदकर बाहर निकाला जाता है, यानी जिस प्रक्रिया द्वारा
आसानी से क्या किया जाता है, बाहर खोदकर बाहर निकाला जाता है, उसे ही अखनन कहा जाता है और कुछ नहीं है। यानी कि सतह के निकट, यानी सतह के निकट, ये मान लिया पृथ्वी है, ठीक है, ये मान लिया पृथ्वी है, इसको थोड़ा सा खोदने के बाद जो चीज़ें यहाँ से मिल जाती है, जो भी चीज़ें, तो इसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अखनन कहा जाता है। यानी सतह के नज़दीक में ही होता है, इसको ज़्यादा खोदाई नहीं करना पड़ता है। बस इतना ही इसका आंसर हो। अथवा में था आंसर कि जैव ईंधन क्या है, इसके उदाहरण दे, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला तथा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। जैव जैसे यहाँ पर जैव पदार्थों से क्या होता है, बने होते हैं, अतः इसे ही जैव ईंधन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो आपका कोयला जो हम लोग जलाते हैं, या खनिज तेल या प्राकृतिक गैस, ये ना जीवों के जो बहुत लाखों साल पहले, लाखों करोड़ साल जो जीव जो पृथ्वी के नीचे दब के मर गए थे, तो पृथ्वी का इतना ज़्यादा हीट था जिस वजह से वो या तो कोयला में बदले, या तो खनिज तेल में बदले, या तो प्राकृतिक गैस में बदले। तो ये तो जैव ही था ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है जैव ईंधन। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है, और 14 में बोला भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखे। दोनों का आंसर एक बार में चेक हो जाएगा, रोपण कृषि वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक ही प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। कहने का मतलब है रोपण कृषि क्या है, ये वाणिज्य कृषि का ही एक ही प्रकार है, लेकिन यहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकमात्र फसल जो है उगाई जाती है। और रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र किस जगह पर पाए जाते हैं, तो इसका क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही पाया जाता है रोपण कृषि। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन का आंसर जैसे यहाँ पर दिया है 14 नंबर में, भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखे। तो इसमें क्या कहता है, भारत के जो मुख्य मतलब महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय उसकी परियोजनाएं क्या है, तो सबसे पहले भकड़ा नंगल परियोजना, दूसरा नंबर पर है कोसी परियोजना, तीसरा पर है दामोदर घाटी परियोजना, चौथा पर है टिहरी बांध परियोजना, और पांचवा पर है हीराकुड परियोजना। जो भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और इनका नाम, ये चीज़ें आपको याद रखना। हो सकता है इसमें एक आपको पूछ लिया जाए, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को याद कर लेना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट है इस 14 का दूसरा मतलब अतिरिक्त क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है मानव तस्करी के क्या क्या तरीके होते हैं, तो इसका भी आंसर चेक कर। आंसर हो जाएगा मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं, तो मानव तस्करी एवं बाल तस्करी के जो है वो अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रलोभन देकर या धमकी देकर या जबरन या बल प्रयोग करके या अपहरण करके या धोखे से, यानी कि मानव तस्करी के ये तरीके हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो उसको लोभ देकर, प्रलोभन देकर, या दूसरी है उनको धमकी देकर, तीसरी है जबरन या उस पर अत्याचार करके यानी कि मारपीट करके, और चौथा है अपहरण करके यानी उसको किडनैपिंग करके, और पांचवा है धोखे से। इस तरह से क्या होता है, मानव तस्करी जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये चीज़ें जो है ये 5 तरीके से मानव तस्करी जो है इस तरह से लोगों को करते हैं, यानी कि इनका तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं सेक्शन सी, इसमें भी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा जो कुल मिला के 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी 6 में से 18 मार्क्स यहाँ से आपको स्कोर करने होंगे। तो यहाँ पर दिया 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये इनका आंसर है कि जैसे यहाँ पर दिया पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश जिसको आज बोलते हैं, ठीक है, स्थित उसकी राजधानी क्या है, ढाका। ढाका में जो 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र बना था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। भारत के दक्षिण भाग में मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरमंडल तक के तट के साथ साथ और भी सूती कपड़ों की बुनाई केंद्र स्थित थे। पश्चिमी तट पर यह मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। कहने का मतलब 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे, तो हमने जाना कि पूर्व बंगाल यानी कि जिसको हम लोग बांग्लादेश भी कहते हैं, और इसकी राजधानी ढाका है फिलहाल। तो 18वीं सदी में क्या हुआ था, सबसे बड़ा मुख्य उत्पादन जो है कपड़े का बन चुका था।
केंद्र बन चुका था। ये शहर अपनी मलमल और जमदानी के बुनाई के लिए दूर दूर तक ये प्रसिद्ध थे। जैसे भारत के दक्षिण भाग में मद्रास से उत्तरी मतलब कि आंध्र प्रदेश तक ये फैला, कोरमंडल के तट तक, साथ साथ और भी सूती कपड़ा बुनाई केंद्र स्थित थे। लेकिन पश्चिमी तट पर जो मुख्य बुनाई केंद्र है वो गुजरात के अंदर आते हैं। ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में गुजरात। ये आंसर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई यानी कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरोध क्यों लड़ी, या दूसरा है मंगल पांडे कौन थे। अगर आपको ये वाला नहीं आता तो ऑप्शन दूसरा चुन सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोनों का आंसर साथ। आंसर हो जाएगा ये अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी, तो आंसर हो जाएगा इसका कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्त पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प लिया था। रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी और वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को वो तैयार हो गई। और यही रीजन था क्योंकि एक तो उनके दत्त पुत्र को अंग्रेज जो है राजा मानने से इनकार कर दिया, दूसरी बात अंग्रेज जो है वो झांसी को अपने संपत्ति जो है मतलब झांसी की संपत्ति जो उसको हड़प लिया था और रानी जो है बिल्कुल वो तंग आ चुकी थी, जिस वजह से वो विद्रोहियों के साथ मिलकर यानी कि सिपाहियों के साथ मतलब कि विद्रोही सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। बस यही रीजन आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ से आप आराम से 3 नंबर जो है आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो इसमें अथवा में जो था मंगल पांडे कौन था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक भारतीय सैनिक थे। उसी ने सर्वप्रथम मार्च यानी कि 1857 ईस्वी में बैरकपुर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया। उसे अंग्रेजों ने मृत्यु दंड भी दिया था। इसके प्राण दंड की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह भी कर दिया, जिसका नाम 1857 क्रांति रखा गया है। यानी मंगल पांडे और कोई नहीं था बल्कि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे और उन्होंने मार्च महीना के 1857 साल में बैरकपुर में जो चर्बी वाले जो करतूसों का प्रयोग किया करवाने लगा अंग्रेज उनको, तो वो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उनको इसके बदले में मृत्यु दंड भी दिया गया, जिससे सुनकर भारतीय सैनिकों में रोम में विद्रोह चढ़ गया और वो सैनिकों यानी सुनकर भारतीय सैनिक जो है विद्रोह करने शुरू कर दिया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे, आखिर क्या रीजन था। आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में लोगों में आम धारणा या बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो वह घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं देंगे। बस यही रीजन लोगों को ये बातें लोगों को लग रहा था कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगे तो वो कामकाज पे ध्यान नहीं देंगे, जिस वजह से लड़कियों को मना किया जा रहा था। और स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है और लोगों की धारणा थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। और वैसे माता पिता जिनके विचार के संकीर्ण नहीं थे उन्हें घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की। कहने का मतलब है 19वीं शताब्दी में लड़कियों स्कूल जाने या शिक्षा देने से वर्जित इसीलिए करते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर ये स्कूल जाएंगे तो ये ना तो घर पे काम काज करेंगे और अगर स्कूल जाना है तो उनको सार्वजनिक स्थानों से होते हुए जाना पड़ेगा और ये गलत काम भी कर सकते हैं, जिस वजह से लड़कियां बिगड़ जाएंगी और ऐसे में उन्होंने स्कूल जाने से मना ही कर दिया था। बस यही रीजन आपको लिख देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन इसमें बोला लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें, या यहाँ पर अगर आपको नहीं आता है तो निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों का आंसर एक बार में चेक करें। आंसर हो जाएगा जैसे लौह और अलोह खनिज में अंतर है, पहला है लौह खनिज और इधर है अलोह खनिज, तो दोनों का अंतर हमें करना है। जैसे पहला है इसमें कि जिन धात्विक खनिजों में पदार्थों में लौह अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे लौह आयस या फिर यहाँ पर लौह आयस हो गया। अगर अलोह की बात करेंगे तो जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है और अलोह खनिजों के नाम से जाना जाता है, जैसे सोना चांदी आदि में इसमें लौह नहीं पाया जाता है। दूसरी इसका अंतर है, इसमें क्या बोला है कि भारत में लौह खनिजों का विशाल भंडार है भारत के अंदर, और इसमें क्या हो जाएगा भारत में अलोह खनिज का भंडार जो है वो सीमित है, अलोह वाला सीमित है और लौह वाला विशाल भंडार है। बस ये दो अंतर हो गया दोनों का।
तीसरा अंतर क्या होना चाहिए, ये भूरे रंग के होते हैं और ये विभिन्न रंग के होते हैं। रंगों में अंतर, यानी कि लौह खनिज जो है ये भूरे रंग के होते हैं और अलोह में अलग अलग रंगों के होते हैं। उसका चौथा जो अंतर है इसका कि लौह खनिज में क्या होता है, रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं लौह खनिज, और अलोह खनिज जो है ये प्रत्येक प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ये खास करके लौह खनिज जो रवेदार में, और ये इसका कोई खास नहीं है, किसी भी चट्टान में मिल सकता है। इसका पांचवा जो अंतर है इसमें क्या बोला गया, इनका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, यानी लौह खनिज का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है और इनका प्रयोग विभिन्न कामों में होता है, यानी अलोह खनिज का उपयोग विभिन्न कामों में होता है और ये केवल इस्पात उद्योग में ही होता है। तो यहाँ से आप ये अंतर कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं निर्वाह कृषि और इस कृषि मतलब कृषि में अंतर। इसी का दूसरा ये ऑप्शन था, यानी अतिरिक्त प्रश्न था जो निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट करे। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्वाह कृषि और इस साइड हो जाएगा वाणिज्य कृषि। पहला अंतर है, इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में या घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है, यानी अपने लिए पैदा की जाती है। और वाणिज्य कृषि में क्या होता है, ऐसे कृषि में किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं ताकि आय बढ़ाया जा सके, और वाणिज्य कृषि कहलाती है इसी को, ठीक है। इसका सेकंड जो मतलब अंतर है इसका क्या होना चाहिए, अधिक आबादी वाले देशों जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है, मुख्यतः खाद्यान्न उगाने के लिए। और अगर हम वाणिज्य कृषि की बात करेंगे तो यह बड़े बड़े फर्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। चाय, रबर, गेहूं, कहवा आदि की कृषि इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि दोनों का अंतर हमने देख लिया, और लौह अयस्क और अलोह अयस्क में दोनों का अंतर हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। और इसका दूसरा है कि मानव संसाधन क्या है और मानव एक संसाधन है कैसे, ये रीजन बताना है। तो चलिए इनका, तो उद्योगों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कच्चे माल के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, और तीसरा है आकार के आधार पर। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो है अतिरिक्त प्रश्न है, उसका आंसर भी दे। इसका क्वेश्चन था मानव एक संसाधन है कैसे, तो आंसर हो जाएगा इसका कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोग उस यानी कि जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यता से संसाधनों में परिवर्तित भी कर देते हैं। जैसे शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास भी करते हैं। मानते हैं जैसे कि प्रकृति ने हमें घर तो नहीं दिया है ना, हम ही ने बनाया है घर, आने जाने के लिए गाड़ी भी हम ही ने बनाया है। तो ऐसे में हम क्यों नहीं कह सकते जो हमारी सुविधा या समय को कम करती है। जैसे हमें किसी दूर जगह जाना है तो पैदल ना चल करके उस जगह में हम गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, और गाड़ी का जहाँ प्रयोग करेंगे तो उसमें समय भी बचत होंगी और हमारा एनर्जी भी कम हो जाएंगे, मतलब कि बढ़ेगा जो घटेगा नहीं। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं जो मानव, इसीलिए हम कह सकते हैं मानव खुद में एक संसाधन है, ठीक है। ये आंसर होनी चाहिए यहाँ पर। इसमें बोला जन सुविधाएं क्या होती है, और इसका नेक्स्ट है, यानी कि इसका दूसरा क्वेश्चन आप अगर आपको नहीं आता तो यहाँ से कर सकते हैं। बाल श्रम को दूर करने के लिए 3 सुझाव दें, कोई 3 सुझाव दें। तो चलिए, तो यहाँ पर था जैसे जन सुविधाएं क्या थी, ठीक है। जन सुविधाएं क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है, देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाए रखने के लिए कुछ सुविधाएं अनिवार्य है, जैसे जरूरी होती है। जैसे में आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वस्थ पेयजल एवं स्वच्छता तथा सार्वजनिक या सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के उपयुक्त अवसर इत्यादि ऐसी सुविधाएं हैं। इन्हें ही सार्वजनिक सुविधा या जन सुविधा भी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरी होती है। जैसे में आधारभूत संरचनाएं, जैसे हो गया एक तो यातायात यानी कि गाड़ी हो गया, संचार हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा, स्वस्थ पेयजल और स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के उपयुक्त अवसर इत्यादि जो है ऐसी सुविधाएं हैं, इन्हें ही सार्वजनिक सुविधा कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में था, इनको भी करते चलते हैं, ठीक है। जो आपको मतलब याद करने में आसान हो वही करेंगे। जैसे बल श्रम को दूर करने के लिए 3 सुझाव दें। तो बाल श्रम को दूर करने के लिए हम कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं। तो पहला है कि सर्वप्रथम जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम हटाना संभव नहीं होगा, इसीलिए गरीबी हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो पहला रीजन हो गया।
दूसरी रीज़न है 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, तभी बाल श्रम खत्म होगा। और तीसरी है बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र एवं सम्मानजनक स्थिति में विकास अवसर और सुविधाएं दी जाए, ताकि जब किसी बच्चों को शोषित होते हुए देखे तो उनकी व्यक्तिगत यानी मदद करे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बाल श्रम को दूर किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होता है आपका सेक्शन डी, जो 3 प्रश्न रहेंगे 5-5 मार्क्स का। एक रहेगा आपका मैप से संबंधित। ठीक है, तो मैप से संबंधित मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा से आपको एक्स्ट्रा क्लास देने होंगे, यानी कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं चाहते हो तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ से सेक्शन डी में से मैं 2 क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा, और इसको नहीं जानते हैं तो अथवा में क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में उद्योग में क्या अंतर है। ठीक है, और 22 नंबर में शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका होती है। तो चलिए इसका पर हो जाएगा। किस नंबर क्वेश्चन में बोला भारतीय उद्योग का राष्ट्रीय जो मतलब कि भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा, तो आंसर हो जाएगा इसका जैसे यहाँ पर दिया, भारतीय उद्योग क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास ने भारतीय कपड़ा उत्पादन को पूरी तरह से असर में डाल दिया। यानी कि पहला अब वो भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका बाजारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों के मुकाबला करना पड़ता था। और दूसरा, भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क मतलब जिस क्षेत्र में सीमा इंग्लैंड का पड़ता है वहाँ पर भारतीय जो कपड़े जो भी बेचने के लिए ले जाएगा तो उनके लिए शुल्क देने होते थे। ठीक है, और आगे है ऐसे में परेशानी जो है बुनकरों ने मदद के लिए कई बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन इसका कोई हल नहीं ढूंढा। आगे लेकिन परेशानी अभी भी और भी बद से बदतर यानी बढ़ने लगी थी। फिर 1830 के दशक तक भारतीय बाजार यानी कि ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पड़ गए। इसके पश्चात 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितने सूती कपड़े पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था, यानी ब्रिटेन के लोगों का ही यहाँ पर भी पहना जाता था। इससे न केवल बुनकरों की बल्कि सूती कतने वाले की भी हालत जो है बद से बदतर यानी कि खराब हो गई थी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे बिल्कुल बेरोजगार हो चुकी थी। यही रीजन आपको लिख देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन भी था सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसका उद्योग का क्या अंतर है, इसको करना है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और संयुक्त क्षेत्र उद्योग इन दोनों में क्या अंतर है, तो पहला अंतर है कि सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में से जैसे वे उद्योग जिनका स्वामित्व संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संगठन के पास होता है, इसको बोलते हैं सार्वजनिक। ये उद्योग जो है ये सरकार के पास होता है। दूसरी अगर बात करें संयुक्त वाला, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। इसमें राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। इसका दूसरा अंतर है कि इनमें नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तथा लाभ या हानि के लिए सरकार की जिम्मेवारी होती है। इसमें जितने भी नियम कानून होंगे ये सरकार ही बनाएंगे और इसमें लाभ होगा या हानि होगा तो ये सरकार को ही नुकसान या लाभ उठाने पड़ेंगे। और दूसरा इसमें होगा कि इसके नियम दोनों समूह मिलकर बनाते हैं, यानी इसके जो नियम है ये दोनों समूह ही मिलकर बनाते हैं। तीसरी है पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है। इसमें पूंजी जो है सरकार द्वारा लगाई जाती है और इसमें दोनों मिलकर पूंजी लगाते हैं, आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जैसे यहाँ पर दिया है बोकारो लौह इस्पात उद्योग तथा रेल उद्योग इसका उदाहरण है, यानी कि सार्वजनिक का। नेक्स्ट है मारुति उद्योग, और मारुति उद्योग जो इस उद्योग का अपना एग्जाम्पल होता है, ये खुद का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा और याद करते चलिए क्योंकि ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, वर्णन करें। तो चलिए आंसर हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका है। इसमें से केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है या माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को परामर्श एवं वित्तीय सहायता प्रदान भी कराती है ये तथा इनका पथ प्रदर्शन एवं नेतृत्व भी कराती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं शिक्षा जो है ये सरकारी क्षेत्र में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 22 क्वेश्चन कर लिया। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका मैप से संबंधित रहेंगे जो मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको बोल ही दिया कि अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा क्लासेस की भी होगी, तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना है। थैंक यू गाइस।